पाटिल सर की पाठशाला। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है ऋषिकेश पाटिल और आप देख रहे हो पाटिल सर की पाठशाला। तो इस पाठशाला में हम मैथ्स का एक चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हमने डिसाइड किया है कि इस बार मैथ्स के सभी चैप्टर्स का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए और उसकी एक कंप्लीट सीरीज तैयार करके यूट्यूब पे अपलोड की जाए। तो उसी के अंतर्गत ये हमारा पॉलिनोमियल्स का पहला वीडियो है सेकंड चैप्टर का। इस पॉलिनोमियल वीडियोस में हम पॉलिनोमियल के बारे में कंप्लीट बेसिक से लगाकर हायर 10th तक का पूरा नॉलेज हम गेन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कहां से आया और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो बच्चों, पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए हम पिछली क्लासेस में चलते हैं कि पॉलिनोमियल्स के बारे में आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्लास 6th में क्या पढ़ा सर हमने, और पढ़ा भी होगा तो कहाँ अभी तक याद होगा। तो हम फिर से रिकैप करते हैं कि हमने 6th क्लास में इसके बारे में क्या पढ़ा और अभी तक हम क्या इसके बारे में पढ़ते हुए आए। देखिए, पॉलिनोमियल्स तो नहीं पढ़ा आपने 6th क्लास में, लेकिन ये जहां से निकला है उसके बारे में पढ़ा। आपको 6th क्लास में एक चैप्टर था अलजेब्रा नाम का। आप सभी को यदि याद हो तो अलजेब्रा नाम का 6th क्लास में आपको एक चैप्टर था। अब ये अलजेब्रा क्या है, पहले इसके बारे में समझेंगे। देखो, एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि पहले जितने भी हम कैलकुलेशन या हिसाब हमारे करते थे सारे नंबर्स के ऊपर डिपेंड थे। यानी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन्हीं को करके हम हमारे कैलकुलेशन को सॉल्व करते थे। अब एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी, मोहम्मद अल-ख्वारिज़मी उनका पूरा नाम था। तो वो अपनी बुक्स में अपने हिसाब को कैलकुलेट करते रहते थे। तो उनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिसाब अल-जाबर। हिसाब अल-जाबर नाम की एक बुक थी। उसी बुक से दुनिया को पता चला कि हम हमारे कैलकुलेशन में अल्फाबेट्स का भी यूज कर सकते हैं। अभी तक हम जितना भी अल्फाबेट्स का यूज कर रहे थे वो इन्हीं की देन है। इसीलिए उनकी जो बुक है हिसाब अल-जाबर, उसी से नाम निकला है अलजेब्रा। ये अलजाबर जो वर्ड है उसी से ये नाम निकला है अलजेब्रा। यानी हम जहां जहां पर अल्फाबेट्स का यूज कर रहे थे वो सारा क्या था, अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है फिर से समझते हैं कि अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी यूज अल्फाबेट्स फॉर कैलकुलेशन। यानी अलजेब्रा मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम कैलकुलेशन करने के लिए अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। यानी आपने अभी तक जहां पर भी अल्फाबेट्स का यूज किया वो सारा क्या था, अलजेब्रा। और ये अलजेब्रा का ही हिस्सा है पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इसमें भी हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। अब अलजेब्रा बहुत बड़ी ब्रांच है मैथ्स की, तो इसको समझने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 2 भाग में बांट दिया। तो अलजेब्रा के 2 पार्ट्स हैं भाई, कौन कौन से आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में आप पढ़ के आए हो। पहला है हमारा एक्सप्रेशन, जिसको कंप्लीट बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और दूसरा है इक्वेशन, जिसको बोला जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अब देखो, 6th क्लास में आपने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, 7th क्लास में आपने एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, 8th क्लास में आपको इक्वेशन के बारे में पढ़ा। यानी हर क्लास एक नेक्स्ट क्लास से जुड़ी हुई है। आप यदि इस प्रेजेंट क्लास को अच्छे से पढ़ोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ही 9th में भी ये पॉलिनोमियल्स नाम का ये चैप्टर है, उसमें भी जो आप 10th में पढ़ने वाले हो उसी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। चलो अब एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम समझते हैं डिटेल में कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन देखो अलजेब्रा का ही हिस्सा है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ज्यादा कोई अंतर नहीं है कि भाई एक्सप्रेशन अलग है, एक्सप्रेशन इतना अंतर इसमें नहीं है। देखो ये अलजेब्रा का ही हिस्सा है तो इसमें अल्फाबेट्स तो होंगे ही, यानी जहां पर भी अल्फाबेट्स है वहां एक्सप्रेशन है। फिर अल्फाबेट्स के अलावा नंबर्स के बिना तो हमारा मैथ्स अधूरा है, तो नंबर्स भी इसमें होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब होता है इसमें, है ना। सारे नंबर्स, अल्फाबेट्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीजें होती है। तो जहां जहां पर हमें अल्फाबेट, नंबर्स और इनमें से कोई भी साइन हमें नजर आए या ये सब नजर आए तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 3x² प्लस 4x प्लस 2 या 2x प्लस 5 या 5x स्क्वायर।
ये जो है ये सब क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, अल्फाबेट आपको नजर आ रहे हैं, नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इक्वेशन की बात करें हम, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से सिर्फ एक एडवांस चीज है इक्वेशन में, एक एडवांस साइन है जिसको कहते हैं हम इक्वल। यानी इक्वेशन में एक्सप्रेशन के अलावा इक्वल का साइन आता है। यानी ये सारे नंबर्स, अल्फाबेट, सारी चीजें आती है, बट एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है जो है इक्वल का साइन। यानी जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 2x + 5, इसमें कभी मैं इक्वल का साइन ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। जैसे 2x + 5 = 6, ये क्या है, इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है कि एक्सप्रेशन में कोई इक्वल का साइन नहीं होता है, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। तो जहां इक्वल आया तो वो इक्वेशन बन जाता है, इसीलिए इसका नाम भी इक्वल से ही निकला है, इक्वेशन। अब बात करें हम एक्सप्रेशन को, तो एक्सप्रेशन को भी क्या है, मैथमेटिशियंस ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया समझने के लिए। तो आपने 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, एक और पढ़ा होगा किसी ने ट्राइनोमियल। एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं है, सीधा पॉलिनोमियल है, पर ट्राइनोमियल भी आपने प्राइवेट पब्लिकेशंस में पढ़ा होगा। और फिर आता है पॉलिनोमियल। तो ये जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल, इसी को कंप्लीट हम सीखने वाले हैं अभी 9th और 10th क्लास में। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, अब पहले हम इसको समझ लेते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम पॉलिनोमियल के ऊपर जाएंगे। तो मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ये समझेंगे हम। आपको थोड़ा नाम में ही दिख रहा है कि कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, जैसे मियल, 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 इस प्रकार का वर्ड बार बार आ रहा है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, मोनो, बाइनो, ट्राइनो, पॉलिनो, ये चेंज होते जा रहा है। तो इसी के आधार पर कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है। तो मोनो का मतलब होता है 1, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो। अब पहली बात आती है कि टर्म क्या होता है सर, टर्म ही नहीं पता हमें, तो टर्म भी हम समझते हैं। मैं मेरे समझने के लिए बता रहा हूं, टर्म क्या है, एक ऐसा हिस्सा जो दूसरी चीज से अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझने के लिए यह समझता हूं कि जहां पर भी प्लस माइनस का साइन आए वहां से टर्म चेंज हो जाएगी। जैसे प्लस के पहले जो आ रहा है वो 2x एक टर्म है, प्लस के बाद जो आ रहा है 5 वो सेकेंड टर्म है। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म। यहां पर 3x² में प्लस से पहले जो आ रहा है ये 3x², ये एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जैसे इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है तो ये एक टर्म है। तो यहां पर जिसमें भी एक टर्म है वो क्या है, मोनोमियल। जैसे ये 5x² इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। बाइनोमियल क्या है, जिसमें 2 टर्म है, जैसे कि 2x + 5 बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल क्या है, 3x² + 4x + 2, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। और इससे ज्यादा जितने भी टर्म्स आए तो उसे हम पॉलिनोमियल में कंसीडर करते हैं। लेकिन आप अभी 9-10 में पढ़ोगे कि ये सब, ये ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसका थोड़ा डेफिनेशन पे हम ध्यान दें तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच हैव मोर देन 2 टर्म्स। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि ट्राइनोमियल भी फिर पॉलिनोमियल में आ जाता है। तो पॉलिनोमियल को हमने अभी समझ लिया। अब हम पॉलिनोमियल को थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। उससे पहले आपको यदि 10th को अच्छे से पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो 9th को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो 9th का अच्छे से पढ़ने के लिए तो हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम अल्फाबेट्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको कंप्लीट हम समझाएंगे, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड अल्फाबेट्स का कैसे किया जाता है वो हम क्लियर करेंगे। यदि आप चाहते हो उस वीडियो को तो कमेंट में जरूर बताना। अभी हम सीधा चलते हैं कि 10th में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो 10th में पॉलिनोमियल के अंदर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हो। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी थोड़ा समझते हैं। 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा है, पॉलिनोमियल के प्रकारों के बारे में, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब देखिए, पॉलिनोमियल को भी उनके डिग्री के आधार पर, बेस्ड ऑन डिग्री, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री भी समझते हैं हम, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल,
यानी जो पॉलिनोमियल है उसकी सबसे बड़ी पावर को क्या बोला जाता है? डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 4x प्लस 5, 2x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 7, 6x की पावर 4 प्लस 12, 8x की पावर 5। चलो छोड़ो, इतने एग्जांपल नहीं लेते हैं। जैसे कि यहां पर और एक ले लेते हैं 6x प्लस 5, इसको भी छोड़ दो। अब यहां पर देखिए, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जो अल्फाबेट है उसकी पावर क्या है? 1, यानी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो जिसकी भी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। यहां पर देखिए, इस पॉलिनोमियल में 2 बार अल्फाबेट आ रहा है और यहां पर पावर है 2 और यहां पर पावर है 1, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर आप देखोगे कि इस पॉलिनोमियल में 3 बार अल्फाबेट आ रहा है, एक की पावर है 3, एक की पावर है 2 और एक की पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री है 3। आया समझ में? यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल के प्रकार भी हमने समझ लिए, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था। अब इस क्लास में हमने क्या सीखना है 10th में, ये हम बात करते हैं। तो 10th में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना सीखना है। अब भाई जीरोस क्या होता है, वो अब प्रश्न उठ रहा होगा आपके दिमाग में। जीरोस के बारे में भी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। अब जीरोस क्या होता है ये समझेंगे। पहले तो मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देता हूं कि x² प्लस 5x, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमने अभी लिखा, x² प्लस 5x प्लस 6। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब यह है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो अल्फाबेट है इसको बोलेंगे p ऑफ x, जो आपने 9th में पढ़ा, पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी अल्फाबेट जो होती है उसके नाम से उसको पॉलिनोमियल को बोला जाता है p ऑफ x। इसके जीरोस का मतलब यह है कि इस पॉलिनोमियल का जो अल्फाबेट है उसकी वो वैल्यू जिस पर यह पॉलिनोमियल कंप्लीट 0 के बराबर हो जाए, यानी कि अल्फाबेट जो है x की जगह पर हम जो ऐसी वैल्यू डालें कि उसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आए हमारा? 0 आए, तो उस अल्फाबेट की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का 0। अब इसको निकालना सीखना है कि ऐसी क्या वैल्यू होगी इस अल्फाबेट की कि ये पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो उसको हमें सीखना है फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोला जाता है। यानी जो मिडिल टर्म है उसको 2 भाग में बांटकर उसको सॉल्व किया जाता है, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोला जाता है। अब देखिए, इसके हमें जीरोस निकालना है, तो हमें पता है कि ऐसी वैल्यू निकालना जब ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। तो हमने इसको 0 के बराबर लिख लिया ऑलरेडी। अब हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्मूला है, उसी रूप में वो होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। यदि उसके टर्म्स आगे पीछे या अरेंज नहीं है बराबर उस जनरल फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जनरल फॉर्मूला क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये जो है जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यानी जो पावर 2 वाली टर्म है वो पहले होनी चाहिए, जिसकी पावर 1 है अल्फाबेट वाली जो टर्म है वो सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई अल्फाबेट नहीं हो वो 3rd नंबर पे होनी चाहिए। इसी सीक्वेंस में होगा तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर आपको ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी सीक्वेंस में आपको नजर आ रहा है, जिसमें पावर 2 जो है अल्फाबेट की वो फर्स्ट में है, फिर सेकंड में पावर 1 वाली जो टर्म है वो है, और फिर कांस्टेंट टर्म 3rd नंबर पे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है यहां पर ध्यान देगा। अब यहां पर क्या करना है, जो मिडिल टर्म है बीच वाली टर्म, उसको आपको 2 भाग में बांटना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है वो समझेंगे। अब यहां पर क्या करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है 3rd टर्म पे। 3rd टर्म के आगे कौन सा साइन है उस पर ध्यान दो। यदि प्लस है तो आपको प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना। अब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है यहां ध्यान देना। जैसे कि यहां पर क्या है? प्लस है,
यानी हमें इस वाली टर्म को, जैसे यहाँ 5 है तो 5 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसका प्लस करूं तो वापस 5 मिल जाए। यानी हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिसको हम प्लस करूं तो वापस 5 मिल जाए, जैसे कि 1 + 4, 2 + 3, इस प्रकार से हमें वो 5 मिल जाए। और प्लस क्यों किया? क्योंकि थर्ड टर्म के आगे प्लस था, या माइनस होता तो हमें माइनस करना था, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, 1 + 4 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है, तो कौन सा सही है? इसके लिए एक और कंडीशन है, वो भी इसको फॉलो होनी चाहिए इसमें, कि थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है, सॉरी थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। उन दोनों टर्म्स का, उन दोनों जो हमने जिस रूप में मिडिल टर्म को तोड़ा था, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई। यानी जैसे कि यहां पर हम 1 है, जैसे कोई कोएफिशिएंट नहीं, इट मींस 1 होता है, तो यहां पर 1 है और यहां पर 6 है, तो 1 और 6 का हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 6। यानी जो हम नंबर ले रहे हैं उनका मल्टीप्लाई भी क्या होना चाहिए? 6 के बराबर होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, उनका प्लस 5 के बराबर हो और मल्टीप्लाई क्या हो? 6 के बराबर। इस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से नंबर चेंज होते जाएगा। कंडीशन क्या है कि जो भी हम नंबर तोड़ रहे हैं, प्लस यदि है तो प्लस करने पे वो नंबर आना चाहिए, माइनस है तो माइनस करने पे वो नंबर आना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इन दोनों आगे और पीछे वाले नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी तभी करेक्ट हमारा वो ब्रेक हुआ रहेगा, दो भाग में बटा हुआ रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये जैसे 5 है तो हमने 2 और 3 यदि लिया तो 2 + 3 भी क्या होता है? 5, और 2 × 3 भी क्या होगा? 6। यानी मल्टीप्लाई करने पे भी इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है और प्लस करने पर भी मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है। तो यानी हम इसको 2 और 3 के रूप में हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसको वैसे के वैसे लिखो, x² प्लस का प्लस साइन, इसको हमने ब्रेक किया है दो फॉर्म में, तो x वाली टर्म है तो इसको x के रूप में ही ब्रेक करना है। क्या है? 3x + 2x के फॉर्म में, फिर +6 को हमने वैसा के वैसा लिख दिया = 0। कुछ नहीं किया, बस हमने यहां पर इसको दो भाग में ब्रेक किया है, 5x को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, 3x + 2x, इसको वापस प्लस करोगे तो वापस 5x ही आएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको? इस ब्रैकेट को ओपन करना है। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस साइन पे ध्यान देना है, बाहर यदि प्लस है तो ये दोनों के साइन बदल जाएंगे, सॉरी बाहर यदि माइनस है तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, और यदि प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² का x², और इसको आप ओपन करोगे तो जैसे कि वैसे साइन में ये वापस आएंगे। हाँ, यदि बाहर माइनस होता तो ये 3x प्लस का है, माइनस का हो जाता, ये 2x प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाता, क्योंकि माइनस का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है नंबर्स के ऊपर। अब यहां पर क्या करना है? इतने यहां तक आने के बाद आपको पहली दो टर्म्स में और दूसरी लास्ट की दो टर्म्स के बीच में कॉमन देखना है कि क्या चीज उसके बीच में कॉमन है। कॉमन को आपको दोनों से बाहर निकालना है। अब यहां पर देखिए इन दोनों में क्या सेम चीज दिख रही है, कॉमन का मतलब दोनों में क्या सेम है। देखिए इसमें x² का मतलब है x × x और 3x का मतलब है 3 × x, तो इन दोनों में आपको क्या सेम दिख रहा है? x, यानी ये x जो है दोनों में कॉमन टर्म है, कॉमन नंबर है या कॉमन अल्फाबेट है, तो उसको हम क्या करेंगे? दोनों से बाहर निकाल लेंगे। तो x को मैंने बाहर निकाला, यानी इसमें से x चले गया तो क्या बचेगा? एक x बचेगा, प्लस इस 3x में से x चले गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ये मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर 2x + 6, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? अब देखो 2x को हम लिखेंगे तो 2 × x, और 6 को भी हम यदि 2 के फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6। यानी इन दोनों में क्या है? 2 यहां पर क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। ज्यादा समझ में नहीं आए तो नंबर्स को यदि देख रहे हो और नंबर्स कोई कॉमन फैक्टर है यानी सेम टेबल में आते हैं तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 2 भी 2 की टेबल में आता है, 6 भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 को क्या कर लेंगे? हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर +2 मैंने बाहर निकाला, यहाँ बचेगा x क्योंकि 2 चले गया है, और यहाँ पर 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते थे यार 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता, ये दिमाग में आप लगा लो। तो यहाँ से 2 बाहर चलेगा तो यहाँ बचेगा 3, या ये दिमाग में लगा लो कि 2 की टेबल हम बाहर निकाल तो जितने टाइम में 2 की टेबल में वो नंबर आएगा उतना वो बच जाएगा। अब ये आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है कि इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको?
आपको क्लियर दिख रहा है कि x प्लस थ्री दोनों टर्म में क्या है, सिमिलर है, कॉमन है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, x प्लस थ्री को बाहर निकाल लेंगे। तो x प्लस थ्री को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहां से x प्लस थ्री चले जाएगा तो बचेगा क्या, x, और यहां से भी x प्लस थ्री चले जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस 2। इस प्रकार अब ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में, ये ब्रैकेट जब लगते हैं दोनों के बीच में तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 के बराबर। अब भाई जो भी दो नंबर्स का यदि मल्टीप्लाई होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई होने पे आंसर यदि 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो दोनों 0 हो सकते हैं या फिर उनमें से एक तो 0 होगा ही होगा, तभी आंसर 0 आएगा। भाई 3 मल्टीप्लाई 0 करूंगा तभी तो 0 होगा, या 3 के साथ में किसी का भी मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 0 नहीं हो सकता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0। यानी कि यहां पर कहने का मतलब ये है, या तो x प्लस 3 हमारा 0 हो सकता है या x प्लस 2 हमारा 0 हो सकता है। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा ऑलवेज देयर आर 2 zeros, हमेशा 2 0 होते हैं। तो यहां पर हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, हमें पता नहीं है कौन सही है, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अब 3 प्लस में उठा के इधर ले जाएंगे हम, तो x इक्वल्स टू प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 में प्लस 2 को हम ले जाएंगे तो ये 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस में। तो यहां पर हमारे ये 2 zeros आ गए, -3 और -2। तो इस प्रकार से आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, और इसी मेथड को एक और चैप्टर है 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही लगाना है मेथड, उसमें भी सेम टू सेम इसी प्रकार से रूट्स को भी फाइंड। चैप्टर में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये क्या है ये समझते हैं। अब मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि जब ये जीरोस निकाले तो उन्होंने सोचा भाई ये जीरोस और ये जो है पॉलिनोमियल, इसके कोएफिशिएंट, इनके बीच में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो होगी। तो चलिए अब हम समझेंगे कि जीरोस का क्या रिलेशन है पॉलिनोमियल्स के जो कोएफिशिएंट है एबीसी उनके साथ में। तो एक आता है, इनको क्या है, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इनको नाम दे दिया कि दोनों जीरोस को अलग अलग नाम से बोला जाएगा। एक को उन्होंने नाम दिया अल्फा, एक को उन्होंने नाम दिया बीटा, और साइन दिया ये अल्फा। जैसे कि यहाँ पर एक है अल्फा है, कितना है -3, यानी एक जीरो है -3, और दूसरा जीरो कितना है बीटा, जिसको बोला जाता है -2। ठीक है, एक को नाम बोला अल्फा, एक को नाम बोला बीटा, क्योंकि हमेशा क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया, एक को नाम दिया अल्फा और एक को नाम दिया बीटा। अब बोला जाता है सम ऑफ जीरोस, यानी जो है अल्फा और बीटा को आप कभी भी हमेशा जब भी जोड़ोगे तो वो हमेशा उस पॉलिनोमियल के, जिसके वो अल्फा और बीटा है, उस पॉलिनोमियल के -b/a के बराबर होता है। यानी जो उस पॉलिनोमियल का b जो कोएफिशिएंट या b जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू और a की वैल्यू के रिलेशन के बराबर होता है। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये उन्होंने फॉर्मूला जनरेट किया, मैथमेटिशियन ने बताया कि भाई सम ऑफ जीरोस इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं, जिस प्रकार से हमारा अल्फा आ रहा है -3 और बीटा आ रहा है हमारा -2। अब हम लिखते हैं हमारे b और a की वैल्यू। देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, अब इससे यहाँ कंपेयर करो आप, तो x² के आगे a लिखा है, यानी x² के यहाँ पर क्या लिखा है 1, कुछ नहीं है मतलब 1। x के आगे अब b लिखा है, यहाँ x के आगे क्या लिखा है 5, यानी b की वैल्यू हो गई 5, और यहाँ c है, c की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है 6, यानी c की वैल्यू हो गई 6। अब हम पुट करते हैं, माइनस तो फॉर्मूले में ये माइनस का माइनस, b की वैल्यू यहाँ क्या है 5, या नेगेटिव वैल्यू होती तो नेगेटिव को हम ब्रैकेट में लिखते, ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये ध्यान रखना आपने, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। और a की वैल्यू यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, -3 -2, और 1 का डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5 ही रहेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यानी इसका कैलकुलेशन आएगा -5 और इधर भी आया -5। तो आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम हमेशा -b/a के बराबर होता है। वैसा ही एक और रिलेशन उन्होंने निकाला जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। आप करोगे तो हमेशा c/a के बराबर होता है।
चेक कर लेते हैं कि ये बात सही है क्या। तो अल्फा कितना है -3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2। अब हमारी सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 1। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 में भी आप 1 का डिवाइड करोगे तो इधर भी 6 आएगा, यानी ये भी LHS इक्वल्स टू RHS, ये भी वेरीफाइड हो गया। यानी हमारा अल्फा इंटू बीटा भी C/A के बराबर होता है। तो आपको इस 10th क्लास में मैथ्स के पॉलिनोमियल चैप्टर में यही दो चीजें पढ़ना है। पहली तो जीरोस निकालना है, और दूसरी जीरोस के बाद में आपको जीरोस का रिलेशन भी बताना है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब एक और एक्सरसाइज आपकी 10th क्लास में है जिसमें आपको अल्फा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी दी हुए रहेंगे और उससे आपको पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये कैसे होगा जरा देखिए यहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन रहेंगे कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। जैसे कि हमारा सम ऑफ जीरोस यहां पर क्या था -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था 6, तो -5, 6 ये आपको दिया रहेगा और बोला रहेगा कि ये शुरुआत में -5 जो है वो सम ऑफ जीरोस है और 6 जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इसका यूज करके आप इसका पॉलिनोमियल बनाइए। अब क्या करना है आपको कि ये क्या है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -5 है, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर कितना है 6 है। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है पॉलिनोमियल के -b/a के, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर होता है C/a के। इट मींस ये जो अल्फा प्लस बीटा -5 है ये किसके बराबर है -b/a के बराबर -5 है। वही अल्फा मल्टीप्लाई बीटा C/a के बराबर होता है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमें 6 के बराबर दिया है, यानी C/a किसके बराबर है 6 के बराबर है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो। अब देखिए यहां पर a यहां पर भी है और a यहां पर भी है, तो जब भी a की वैल्यू सिमिलर दिखाई दे आपको दोनों फ्रैक्शंस में, जैसे यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो जो सामने जो वैल्यू लिखी है वही उसकी वैल्यू होती है। और यदि सिमिलर नहीं है, फॉर एग्जांपल यहां 2 रहता और यहां 3 रहता, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, तो आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इधर के 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देना है और इधर के 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे क्या होगा 5 3 जा 15 -5 और -15 और 3 2 जा 6 इधर भी हो जाएगा, 6 2 जा 12 इधर हो जाएगा और 2 2 जा 6 इधर भी हो जाएगा, जिससे क्या होगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। और जैसे ही सेम हुई उसके बाद जो सामने वैल्यू लिखी है वही उस कोएफिशिएंट की वैल्यू है। अभी तो हमें सिमिलर वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहां पर है -5/1 और यहां पर है 6/1, यानी b की वैल्यू, जैसे यहां पर -b की वैल्यू -5 है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और वही a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सामने जो लिखा है c के सामने क्या लिखा है c की वैल्यू हो जाएगी 6। अब बस जो हमारा जनरल फॉर्मूला है ax² + bx + c, उस पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्मूले में आपको a b c की वैल्यू पुट करना है। तो x² के आगे a है तो a का मान कितना 1, तो 1x² हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 का कोई मतलब होता नहीं मल्टीप्लाई करने, तो सीधा x² ही आएगा, प्लस bx, b की वैल्यू कितनी हमारी 5 तो ये हो जाएगा 5x, और c की वैल्यू कितनी हमारी 6। आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था वही आपको दिखाई दे रहा होगा, वही वापस हमारा निकला जिसके हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले थे। तो ये हमने पॉलिनोमियल के 10th क्लास के लिए एक कंप्लीट बेसिक से हायर तक जितना भी हो सकता था सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। यदि आपको समझ आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम 10th के सारे चैप्टर्स के डेडिकेटेड वीडियोस लाने वाले हैं और इसी प्रकार से सिंपल सरल हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे और सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। यदि आपको हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना है, हमारा ऑफलाइन भी एक सेंटर चलता है नवोदय कोचिंग क्लासेस, जो बड़वानी शहर मध्य प्रदेश के एक बड़वानी जिले में स्थित है, नवलपुरा नामक कॉलोनी में
हमारा सेंटर चलता है। तो आपको यदि हमारे से ऑफलाइन भी जुड़ना है तो जरूर कमेंट करिए या हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करिए। धन्यवाद। इसी प्रकार से हमसे जुड़ते रहिए और हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और इसी प्रकार से पाटिल सर की पाठशाला चलते रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।